हाय गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर निरंग कुमार और मेरा जो निकनेम है दैट इज़ डॉक्टर निक्स। आप सभी को पता है कि मैं काफ़ी समय से ये चैनल चला रहा हूँ जिसका नाम है तांडव आयुर्वेदा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर आप क्या गंगवार बॉस की कोचिंग में पढ़े हो? तो येस, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर गंगवार और मैं जो भी वीडियोज़ अभी बना रहा हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, इट इज़ समवेयर डेडिकेटेड टू दैट मैन ओनली, बिकॉज उन्हीं की वजह से आई कुड डू माई एमडी। और जो मैंने अपना एमडी किया है दैट आई डिड फ्रॉम जामनगर इन काय चिकित्सा डिपार्टमेंट। आई एम मेकिंग दीज वीडियोज सो दैट आई कैन हेल्प सो मैनी पीपल who are actually helpless. They cannot go somewhere outside, like I was there in Lucknow, so it was easy for me to have coaching there, but some people, they are from different parts of India and still they want the coaching, even quality coaching. So for them only I'm making this video, and my main purpose, so that actually my wife, she is also trying to get admitted in any PG college. So I thought, okay, we are having 3 months, why should we not try something which is going to help other people also. So we thought, okay, हम 3 months का टारगेट लेके चलते हैं। अभी एग्ज़ाम में 3 मंथ्स बचे हुए हैं, एग्ज़ाम की डेट्स आ गई हैं, आपको पता है। तो हमने ये टारगेट रखा कि 3 महीने में अगर वो कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। तो सब कुछ नए ढंग से प्लान किया। पहले वीडियोस शौक में बनाने शुरू किए थे, लेकिन अभी जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ये हम टारगेट लेके चलने वाले हैं 3 मंथ्स का। इन 3 महीने में मैं कोशिश करूँगा कि कोशिश क्या करना ही करना है यार, सीधी एक बात है, क्योंकि आप ठान लो तो वो चीज़ कर ही लेते हो। तो 3 महीने के अंदर पूरा आपका जो सिलेबस है पीजी का वो मुझे कवर कराना है। मेरा शेड्यूल थोड़ा सा हैक्टिक है, क्योंकि आपको पता है आयुर्वेद में अगर कुछ करना है तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। आई एम रनिंग करेंटली 2 क्लिनिक्स और मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो उसके बाद ये टाइम निकाल रहा हूँ, रात का समय है, टाइम मुझे लगता है लगभग अभी शायद 9 या 10 बज चुके हैं। तो इसी समय रोज़ मैं वीडियो बनाया करूँगा। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो से मैं लाइव आऊँ आपके साथ। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। If possible, I will give reply. If not possible, maybe I reply after 2 or 3 videos, but you will definitely get reply for your questions. Okay, so this is one thing. So now what we are going to do, actually I have taught you many classes, meaning अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको नवविज्ञान धारणी अध्याय that I covered almost complete chapter there. अगर मैं 50 महाकषाय की बात करूँ तो वो भी मैं आपको लगभग बता ही चुका हूँ। बहुत सारी फैमिलीज जो होती हैं द्रव्यगुण की डीजी की, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। माफ़ करें, सॉरी, काफ़ी सारी ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको करा चुका हूँ। तो कोशिश करूँगा उनको ना रिवाइज़ कराऊँ दोबारा। आप पुरानी वीडियोस जाकर देख सकते हो, वहाँ पर वो चीज़ें चेक कर सकते हो। और दोस्तों देखो, अगर वीडियो के बीच में कोई गलती हो जाती है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इतना समय नहीं होगा कि मैं वीडियोज़ एडिट कर पाऊँ। यही रीज़न है कि नेक्स्ट टाइम से मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा। तो खैर शुरू करते हैं। दिस इज़ वीडियो नंबर 1। आज जो हम शुरू करने वाले हैं चरक सूत्र से। बिल्कुल उसी क्रम में फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया था पहले भी, कि हम चरक पहले पढ़ेंगे। इस तरह ही जैसे गंगवार बॉस की कोचिंग में पढ़ाया जाता है लगभग वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। सिर्फ कोड मेरे थोड़े से चेंज है सर से, पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आपको फॉलो करना है। कोई भी बुक हो आपके पास चलेगी, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा मैटर होगा मैं आपको वंडरलाइन कराने वाला हूँ, वो लिखवाने वाला हूँ। मैं बोर्ड की काफ़ी ज़्यादा हेल्प लेने वाला हूँ, तो आप भी प्लीज़ कॉपी पेंसिल साथ लेकर बैठें कि जो भी मैं नोट कर रहा हूँ आप उसको नोट कर सको। और देखो, हो सकता है मैं पढ़ाने में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा दूँ, लेकिन जिन चीज़ों को मैं आपको बोलता हूँ कि ये काफ़ी ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। खैर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, आप बुक्स खोल लीजिएगा और मैं अपनी बुक से देखकर आपको पढ़ाता हूँ। मैं बुक को आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मे बी इट कम्स अंडर कॉपीराइट, आई डोंट नो, और मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, है ना। तो मैं बुक आपको नहीं दिखाऊंगा। आप जो भी बुक आपके पास रखी है आप उसको खोलेंगे और मैं श्लोक नंबर यहाँ से बोलूँगा, आप उसके साथ टैली करोगे और उसके रेफरेंस में जो भी चीज़ें होंगी वो आप लिख लोगे। तो अपनी अपनी जो भी बुक्स हैं उनको ओपन कर लीजिए और आपकी निगाह अब यहाँ रहेगी बोर्ड के ऊपर। मैं हट जाता हूँ सामने से, मैं यहाँ पर लिखूँगा जो भी आपके काम का होगा। खैर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने चरक अपनी बुक खोल ली है तो सबसे पहले आप देख रहे हो सूत्र स्थान, हम स्टार्ट करने वाले हैं। सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर का नाम बहुत कॉमनली पूछा जाता है, तो चैप्टर का नाम है दीर्घ जीवितीय अध्याय। तो इसको बिल्कुल रट डालेंगे। चैप्टर का नाम है दीर्घ जीवितीय अध्याय। ये पूछा जाता है कि चरक सूत्र का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है दीर्घ जीवितीय अध्याय। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर आचार्य वाग्भट की, तो वाग्भट का जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम हो जाता है आयुष कामी अध्याय। देखिए इन चीज़ों को नोट करते रहेंगे जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। मैं लिखता जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ इतना ही समय आपको लग रहा होगा जितना समय यहाँ पर मुझे लगेगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता आप वीडियो पॉज कर सकते हो, वहाँ पर रोक कर देख सकते हो।
तो दोस्तों दीर्घ जीवितीय अध्याय ये है चरक का पहला चैप्टर। अगर बात करें वाग्भट की तो उनका पहला चैप्टर हो जाता है आयुष्कामी अध्याय। अगर हम बात करते हैं यहीं पर सुश्रुत की तो आचार्य सुश्रुत का जो पहला चैप्टर है वो हो जाता है वेदोत्पत्ति अध्याय। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वेदोत्पत्ति अध्याय, तो इसको बिल्कुल रट डालेंगे। अब बात करते हैं सूत्र स्थान के अन्य कुछ पर्याय दिए गए हैं। सूत्र स्थान के कुछ पर्याय दिए गए हैं, अब वो क्या क्या होते हैं आप लिख सकते हो सीधे सीधे। ये होते हैं संग्रह स्थान, राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, मैंने पहले भी आपको बोला कि कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। दूसरा अगर पर्याय की बात करें दैट इज शिरास्थान, संग्रह स्थान, शिरास्थान और श्लोक स्थान, ये तीनों के तीनों जो हैं ये पर्याय होते हैं सूत्र स्थान के। तो ये तीनों पर्याय आप याद कर लोगे, संग्रह स्थान, शिरास्थान और श्लोक स्थान, इसको बिल्कुल रट डालिएगा। आगे चलते हैं। आगे अगर हम चैप्टर्स की बात करें कि चरक सूत्र में कितने चैप्टर्स हैं, वाग्भट में कितने चैप्टर्स हैं, सुश्रुत में कितने चैप्टर हैं, ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है, तो इसको जान लेंगे आप। सबसे पहले बात करते हैं चरक की। तो चरक सूत्र में दोस्तों चैप्टर्स की संख्या है 30। आपको ये 30 के 30 चैप्टर याद करने हैं, ये आप बुक से जाकर देख सकते हो। ये 30 चैप्टर बिल्कुल रटे होने चाहिए। अगर बात करें सुश्रुत की तो सुश्रुत सूत्र में है 46 चैप्टर्स, 46, तो 46 अध्याय हैं सुश्रुत सूत्र में। अगर बात करें अष्टांग संग्रह की तो अष्टांग संग्रह में जो अध्याय की संख्या है दैट इज 40 यानी कि 40। और अगर बात करें अष्टांग हृदय की तो वहाँ पर अध्याय की संख्या हो जाती है 30। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। आगे चलते हैं। आप अगर देख पाएंगे दीर्घ जीवितीय अध्याय, इसमें क्वेश्चन आता है एक कि दीर्घ जीवितीय अध्याय में कुल कितने पद माने हैं चक्रपाणी ने। तो याद रख लेंगे कि ये जो वर्ड है पहला चैप्टर चरक का यानी कि दीर्घ जीवितीय अध्याय, इसमें अगर बात की जाए आचार्य चक्रपाणी के अनुसार तो चक्रपाणी ने यहाँ पर कुल जो पदों की संख्या मानी है दैट इज 8। तो 8 पद यहाँ पर माने हैं आचार्य चक्रपाणी ने। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब देखिए एक बात और बहुत ज़रूरी यहाँ पर आती है कि किसका कौन सा स्थान श्रेष्ठ है। अगर हम बात करें सूत्र स्थान की जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं तो सूत्र स्थान में जो श्रेष्ठ हैं वो हो जाते हैं आचार्य वाग्भट। अगर हम बात करें चिकित्सा स्थान की तो चिकित्सा स्थान में आचार्य चरक को श्रेष्ठ कंसीडर किया जाता है। चरक, चिकित्सा स्थान में चरक, सूत्र स्थान में वाग्भट। अगर बात की जाए शारीर स्थान की तो शाह से शारीर और शाह से सुश्रुत। मैंने आपको पहले भी बताया है जहाँ पर शाह से टैली करना हो, मैच करना हो तो सुश्रुत को टैली करिएगा। अगर कहीं ऑप्शन पूछा जाए 7 किसके अनुसार है तो 7 नंबर सुश्रुत के साथ मैच करना है आपको, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अच्छा, इस बात का इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है वो जानना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। मैंने आपसे कहा कि जो आचार्य वाग्भट हैं वो सूत्र स्थान में श्रेष्ठ हैं, जो आचार्य चरक है वो चिकित्सा में, और सुश्रुत जो है वो शारीर में श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर में अंगों की संख्या कितनी है मान लो, है ना, या फिर इस तरह का ही कोई क्वेश्चन जो शारीरिक स्थान से संबंधित है, अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और उसका जवाब आपको लगाना है तो आप आचार्य सुश्रुत के अनुसार लगाओगे क्योंकि शारीर में सुश्रुत ही श्रेष्ठ है। इसी तरह अगर बात करें चिकित्सा स्थान की, वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ ले, अगर पूछ ले कि चरक में प्रमेय की कुल दूष्य कितने हैं या फिर प्रमेय के कुल दूष्य कितने हैं तो आपको चरक ही कंसीडर करना है सबसे पहले, औरों को बाद में। तो यहाँ जो आंसर दिया होगा वो बेस्ट आंसर होगा। इसी तरह अगर सूत्र की बात करें तो वाग्भट ने जो वहाँ पर बात की थी वो श्रेष्ठ है। इसके अलावा एक और बात की जाती है कि निदाने माधवे श्रेष्ठा, कि निदान स्थान जो है, निदान में आचार्य माधव जो है वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात की वाग्भट की तो आपको बता दूं कि वाग्भट भी 3 हैं ये, एक है 6th सेंचुरी के, एक है 7th सेंचुरी के और थर्ड है 13th सेंचुरी के। ये जो हैं ये हो जाते हैं वृद्ध वाग्भट जो सबसे बड़े थे बेचारे, जिन्होंने अष्टांग संग्रह लिखी। अगर बात करें 7th सेंचुरी, ये हो जाते हैं लघु वाग्भट जिन्होंने अष्टांग हृदय लिखी। अगर बात करें 13th सेंचुरी के तो ये हो जाते हैं रस वाग्भट। इन रस वाग्भट ने रस रत्न समुच्चय नामक किताब लिखी थी। अगर इन तीनों के ही फादर की बात करें, चाहे वृद्ध वाग्भट हो, चाहे लघु वाग्भट हो, चाहे रस वाग्भट हो, वो एक ही व्यक्ति हैं। इनके जो फादर हैं ही इज सिंहगुप्त। सिंहगुप्त थे इन तीनों के ही पिता जो थे सिंहगुप्त थे। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। आप यहाँ देखेंगे 6, यहाँ देखेंगे 7, यहाँ हो जाता है 13। तो 6 और 7 को आप अगर जोड़ लेते हो तो ये 13 हो जाता है, यानी 13 हो जाता है।
तो 6 पे व्रत वाग्भट, 7 पे लघु वाग्भट, 13वीं सेंचुरी में रस वाग्भट। इन तीनों के पिता की बात करें तो सिंहगुप्त, और रस वाग्भट ने किताब जो लिखी थी वो थी रस रत्न समुच्चय। खैर अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें याद करनी होंगी। इसके अगर रेफरेंस की बात करें, ये पहला जो श्लोक इस चैप्टर का आता है, तो वहाँ काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, और फर्स्ट चैप्टर में से दोस्तों इतने क्वेश्चन बनते हैं कि शायद एग्जाम में कोई भी एग्जाम मुझे नहीं लगता छूटता होगा जहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते होंगे। तो हम वहीं से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पर जो कॉमनली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आती है यहाँ पर एषणाएँ। एषणाएँ कितनी होती हैं? एषणाएँ दोस्तों, एषणाएँ का मतलब होता है इच्छाएँ, हमारी जो हमारी इच्छाएँ हैं उनको बोलते हैं एषणाएँ। तो एषणाएँ कितनी होती हैं? अगर हम बात करें आचार्य चरक के अनुसार, तो चरक ने सूत्र 11 एक चैप्टर है उनका, चरक सूत्र 11। तो यहाँ पर इन्होंने एषणाओं का वर्णन किया है। इन्होंने एषणाएं बताई हैं 3। कौन कौन सी? प्राणेषणा, धन एषणा और परलोक एषणा। यानी कि प्राण, उसके बाद इनको धन चाहिए, उसके बाद चाहिए परलोक। तो ये है एषणाएं आचार्य चरक के अनुसार, प्राण, धन और परलोक। अगर यहीं पर हम बात करें आचार्य भेल के अनुसार, आचार्य भेल जो हैं उन्होंने भी 3 एषणाएं बताई हैं। उनकी 3 एषणाएं कौन सी हैं? वो मानते हैं सबसे पहले प्राण होने चाहिए, जैसा कि आचार्य चरक ने कहा, उसके बाद धन होना चाहिए जैसा आचार्य चरक ने कहा, और उसके बाद धर्म की बात करते हैं। चरक ने जहाँ ये परलोक की बात कर दी है, ये बात करते हैं धर्म की। देखिए, जो भी चीज़ अलग होती है उसको याद करना ज़रूरी होता है, ना कि उन चीज़ों को जो कॉमन होती है। यहाँ पर प्राण और धन दोनों का कॉमन है, कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। जो क्वेश्चन बनेगा वो हमेशा बनेगा ये परलोक और धर्म के ऊपर। खैर आगे चलते हैं। अगर बात करें उपनिषद की, जो हमारी उपनिषद हैं, जो ग्रंथ हैं उपनिषद, अगर उनकी बात करें तो वो भी 3 मानते हैं। उनकी 3 कौन कौन सी हो जाएंगी? मैं इसका एक कोड याद रखता था, विपुल। आप कोड याद रख सकते हो इसका मेरी तरह, कि उपनिषद जो है विपुल के पास है। विपुल यानी कि पहले वित्त, यानी सबसे पहले इनको पैसा चाहिए, उसके बाद पुत्र, और 3rd नंबर पर जो है वो है लोक, यानी कि दुनियादारी सबसे एंड में आती है, या परलोक कह लें इसको। तो वित्त, पुत्र और लोक, ये हो जाता है उपनिषद का। तो उपनिषद है विपुल के पास, ये कोड है विपुल। चरक की बात करें तो प्राण, धन और परलोक, और अगर भेल की बात करें तो प्राण, धन और धर्म। अब चलते हैं आगे। यहीं पर अब जब एषणाओं की बात की है तो कुछ और हैं इस तरह के ही जोड़े, 3-3 वाले, जो कॉमनली पूछ लिए जाते हैं आपसे एग्जाम में, और बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं, तो आप उनको भी जान लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक वर्ड आता है त्रिस्कंध या फिर त्रिसूत्र। त्रिस्कंध या फिर त्रिसूत्र। अगर इसकी बात करें तो त्रिस्कंध या त्रिसूत्र में 3 चीजें होती हैं, हेतु, लिंग और औषध। इसका श्लोक भी आता है, हेतु लिंग औषध ज्ञानम। हेतु, दूसरा हो जाता है लिंग, जो तीसरा है दैट इज औषध। एक क्वेश्चन आता है कॉमनली कि इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? तो श्रेष्ठ हो जाता है इनमें लिंग। लिंग सबसे श्रेष्ठ है। तो हेतु लिंग औषध ज्ञानम, त्रिस्कंध या त्रिसूत्र, इसी का नाम है हेतु लिंग और औषध ज्ञान का। इनमें अगर श्रेष्ठ की बात करें तो वो हो जाता है लिंग। खैर आगे चलते हैं। अब है त्रिविध बोध संग्रह। ये तो त्रिस्कंध पढ़ा आपने, एक होता है, अच्छा पहले इससे दूसरी चीज पढ़ लेते हैं। एक चीज होती है स्कंध त्रय, ये आपने पढ़ा त्रिस्कंध। एक होता है स्कंध त्रय। स्कंध त्रय क्या होता है? इसमें भी 3 चीजें आती हैं, हेतु जो कि कॉमन ही है, फिर दोष, फिर द्रव्य। तो 3 चीजें हैं, हेतु, दोष और द्रव्य। देखिए इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, लोग कंफ्यूज करते हैं कि त्रिस्कंध कौन सा है और स्कंध त्रय कौन सा है। देखिए जिसमें एंड में त्रय यानी कि या वर्ड लग रहा है, तो उसमें जो आंसर है उसमें भी या है, यानी कि द्रव्य वाला जो है वो स्कंध त्रय वाला है। इस तरह आप कंफ्यूज नहीं करोगे। तो स्कंध त्रय कौन कौन से हो जाएंगे? हेतु, दोष और द्रव्य। तो इसको बिल्कुल याद रखना है आपको। हेतु, दोष, द्रव्य को बोलते हैं स्कंध त्रय, और त्रिस्कंध या त्रिसूत्र बोलते हैं किसको? हेतु, लिंग और औषध ज्ञान को, इसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। एक अगला वर्ड मिलता है आपको, वो है त्रिविध बोध संग्रह। ये अगला वर्ड है त्रिविध बोध संग्रह। बोर्ड थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, आज पहली क्लास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास तक मैं इसको फिक्स कर लूँगा, थोड़ा सा इसका समाधान निकाल लूँगा। खैर
नेक्स्ट इज त्रिविध बौद्ध संग्रह। त्रिविध बौद्ध संग्रह आप लोग लिख लेंगे। त्रिविध बौद्ध संग्रह की अगर बात करें तो इनका वर्णन जो आया है वो आया है चरक सूत्र 18 में। चरक सूत्र 18 में त्रिविध बौद्ध संग्रह का वर्णन आया। ये क्या होते हैं? रोग, प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान। तीन चीजें हैं, रोग की प्रकृति, समुत्थान और अधिष्ठान। ये तीन चीजें हैं, फिर से इसको समझ लेंगे। रोग, प्रकृति, समुत्थान और अधिष्ठान। अभी जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपको सीधे लिखना है, मैं सिर्फ बोलते रहूँगा और आप उसको कॉपी करते रहोगे। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें बताई, एक बार टैली कर लेंगे। सबसे पहले चरक सूत्र 11 में ऐषणाएं बताई मैंने आपको, प्राण ऐषणा, धन ऐषणा और परलोक ऐषणा। मैंने बताया भेल के अनुसार हो जाती हैं प्राण, धन और धर्म ऐषणा, जबकि उपनिषद जो हैं उनके अनुसार हो जाता है विपुल, यानी कि वित्त, पुत्र और लोक ऐषणा। अगर त्रिस्कंध या फिर त्रिसूत्र की बात करें, त्रिस्कंधी त्रिसूत्र की अगर बात करें तो दोस्तों वहाँ पर हो जाते हैं हेतु, लिंग और औषध ज्ञानम। और त्रिदंड की अगर बात करें तो वो भी आप जान लेंगे, ये हो जाते हैं सत्व, आत्मा और शरीर। त्रिदंड लिख लेंगे आप, सत्व, आत्मा और शरीर। इसी को लोक या पुमान भी कहते हैं। त्रिदंड हो जाता है सत्व, आत्मा, शरीर, इसी को लोक या पुमान कहते हैं। मैंने आपको बताया स्कंध त्रय होता है हेतु, दोष और द्रव्य। त्रय को द्रव्य के साथ मैच कर लेंगे, पहचान सकते हैं। एक चीज़ होती है दोस्तों त्रिविध ज्ञान संग्रह, 3 प्रकार का ज्ञान, या त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय। ये होते हैं 3 प्रमाण, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। आगे चलते हैं। अगर बात करें त्रिविध बौद्ध संग्रह तो चरक सूत्र 18 में रोग, प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान। रोग, प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान, इसको बिल्कुल याद कर लेंगे। अगर दोस्तों बात करते हैं त्रिस्तंभ या त्रिदोष के बारे में, अब बात करें त्रिस्तंभ या त्रिदोष के बारे में। देखिए आप लोग लिखते रहेंगे मेरे साथ साथ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लिखना है। सब कुछ लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है, और जो मैं लिखा रहा हूँ वो आपको रटा होना चाहिए बिल्कुल। तो आगे पढ़ते हैं त्रिस्तंभ या त्रिदोष। तो अगर त्रिस्तंभ या त्रिदोष की बात करें, इसी को त्रिधातु या त्रिस्थूण भी बोला गया है। ये जो बोला है त्रिस्थूण वर्ड जो यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हो, ये दिया है जहाँ तक मुझे ध्यान है आचार्य काश्यप का है, लेकिन बाद में इसको मैं क्लियर करूँगा आपको। फिलहाल आप लिख लोगे त्रिस्तंभ, त्रिदोष, त्रिधातु या फिर त्रिस्थूण। ये जो नाम है ये है वात, पित्त और कफ के। वात, पित्त, कफ को मिलाकर बोलते हैं त्रिदोष, त्रिस्तंभ, त्रिधातु या फिर त्रिस्थूण। आगे चलते हैं त्रय उपस्तंभ। देखिए त्रय उपस्तंभ पर क्वेश्चन कई बार आ चुका है, यह आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। चरक ने बोला है आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। आगे लिखेंगे अष्टांग संग्रह, इन्होंने लिखा है आहार, स्वप्न और अब्रह्मचर्य। देखिए डिफरेंस जो आता है यहीं आ जाता है कि आचार्य चरक का जो है दैट इज आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य, वो ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। लेकिन आचार्य वाग्भट जो है ही सेज आहार, स्वप्न और अब्रह्मचर्य। अष्टांग हृदय की अगर बात करें वहाँ पर आहार, शयन और अब्रह्मचर्य है, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं एक्स्ट्रा नहीं बनता है वहाँ पर, सिर्फ अब्रह्मचर्य ही ज़रूरी वर्ड है। इसी तरह अब आ जाता है त्रिवर्ग। त्रिवर्ग में 3 चीज़ें आती हैं, वो है धर्म, अर्थ और काम। और त्रिवर्ग की सिद्धि किस प्रमाण से होती है, क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है। तो त्रिवर्ग जो है वो है धर्म, अर्थ और काम, और इसकी सिद्धि होती है युक्ति प्रमाण से। त्रिवर्ग की सिद्धि ये हो जाती है युक्ति प्रमाण से। आगे चलते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। देखिए हमने बात की त्रिवर्ग की, तो त्रिवर्ग था धर्म, अर्थ और काम। अगर बात करें पुरुषार्थ चतुष्टय की तो वो हो जाता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें मोक्ष और जोड़ दें त्रिवर्ग के अंदर तो वो हो जाएगा पुरुषार्थ चतुष्टय। नेक्स्ट इज चतुश्रेय, यानी कि 4 श्रेयस्कर चीज़ें, 4 चीज़ें जो बहुत श्रेष्ठ हैं, तो वो यही 4 चीज़ें हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर बात करें अनुबंध चतुष्टय की, अब आ जाता है अनुबंध चतुष्टय, तो ये क्या है, ये हो जाता है अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। अनुबंध चतुष्टय क्या हो जाता है, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी।
आगे चलते हैं। ये मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ, यहाँ जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं ज़रूरी, ठीक है। यहाँ चतुष्क जो हैं उनके बारे में हमारी बात हो चुकी है कि 7 चतुष्क होते हैं और 2 चैप्टर एंड में आते हैं संग्रह द्वय, तो टोटल 30 चैप्टर हो जाते हैं चरक सूत्र के अंदर, ये हम पहले बात कर चुके हैं। अगर देखिए इस चरक संहिता में सूत्र की बात करें तो यहाँ पर मेनली जो सूत्र मिलते हैं 4 टाइप के मिलते हैं। एक होते हैं गुरु सूत्र, एक होते हैं शिष्य सूत्र, एक प्रतिसंस्कृत सूत्र और चौथे एकय सूत्र। तो चारों आपको रटे होने चाहिए। 4 प्रकार के सूत्र मिलते हैं, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र या एकय सूत्र। मतलब क्या है, गुरु सूत्र जो गुरु कहते हैं, फिर शिष्य सूत्र जो शिष्य ने अपने कुछ कहा, प्रतिसंस्कृत सूत्र जो कोई प्रतिसंस्कर्ता आया और उसने वो स्टेटमेंट दे दिया बीच में आके, और नेक्स्ट इज एकय सूत्र कि कहीं किसी एक ने वो चीज़ मानी है, वो बताई गई है, तो उसको बोलते हैं एकय सूत्र। आगे चलते हैं, कुछ यहाँ पर्याय दिए गए हैं। 3rd नंबर श्लोक अगर आप देख पा रहे हो, 3rd नंबर श्लोक का सेकेंड हाफ देखिएगा, तो इंद्रम उग्र तपा, तो उग्र तपा वर्ड आया है भारद्वाज के लिए। यहाँ पर ये याद करने की बात है, उग्र तपा कौन थे, भारद्वाज। यहीं पर लिख लेंगे थोड़ा सा। अगर दीर्घ तपा या फिर आदिदेव, इनकी बात करें, दीर्घ तपा या आदिदेव, तो वो थे आचार्य धन्वंतरी। दीर्घ तपा या फिर आदिदेव वो है धन्वंतरी। अगर बात करें उग्र तपा तो हो जाते हैं भारद्वाज। और आयुर्वेद के आदि उपदेष्टा कौन थे, तो वो ब्रह्मा जी थे। आयुर्वेद के आदि उपदेष्टा ब्रह्मा जी। आगे चलते हैं, आप देख पा रहे हैं अभी श्लोक नंबर 7। अगर 7 को देखें तो लिखा है कि महर्षिगण हिमालय पर्वत के एक सुंदर भाग में एकत्रित हुए। एंड में वर्ड आया है पार्श्वे हिमवतः। तो पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत का वर्णन कहाँ कहाँ आया, तो एक तो आपको यहाँ दिखता है 1st चैप्टर में। इसके अलावा आप देखते हो चरक चिकित्सा 19 में भी है और 30 में भी है। चरक चिकित्सा 19 और 30 वहाँ पर भी ये वर्ड आया है हिमवता। तो यहाँ पर सारे महर्षि इकट्ठा हुए, उन्होंने अपनी मीटिंग वगैरह की। तो आप ये नेक्स्ट श्लोक में देख सकते हो, श्लोक नंबर 9 से लेके 14 तक, 9 to 14 आपको मिलेंगे। ये सांख्य, भिक्षु आत्रेय, ये सब वर्ड मिलेंगे। यहाँ पर सांख्य एक वर्ड आया है, देखेंगे श्लोक नंबर, ये कहलाएगा 8। इस श्लोक नंबर 8 के सेकेंड हाफ में आत्रेय, गौतम, सांख्य ये वर्ड मिलता है। तो सांख्य वर्ड जो है चरक संहिता में 5 बार आया है। क्वेश्चन आता है कि सांख्य वर्ड कितनी बार आया, कुल 5 बार आया है सांख्य वर्ड। आगे फिर ये कुछ ऋषियों के नाम है, वैखानस, बालखिल्या, ये सभी ऋषियों के नाम है। अगर इनको जोड़ते हैं तो ये गिनकर आते हैं 53। टोटल 53 नंबर है इन आचार्यों का। क्वेश्चन आ चुका है कुल कितने आचार्य थे जिन्होंने संभाषा में भाग लिया था, जो चरक सूत्र 1 में हुई थी। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुल संभाषाएं कितनी हुई हैं चरक के अंदर। तो अगर बात करें कुल संभाषाओं की संख्या तो वो हो जाती है 7। अब ये 7 संभाषाएं कैसे हुई, चरक सूत्र की बात करें तो यहाँ पर संभाषाओं की संख्या है 4। चरक सूत्र में कुल 4 संभाषाएं हुई। अगर बात करें चरक शारीर में तो वहाँ पर 2 संभाषाएं हुई, और बात करें सिद्धि स्थान की तो वहाँ पर 1 संभाषा हुई है। तो याद रख लेंगे, चरक सूत्र में 4, चरक शारीर में 2, और जो चरक सिद्धि स्थान है वहाँ पर 1 संभाषा हुई है। अब ये कहाँ कहाँ हुई है और उनमें कितने कितने ऋषि थे, वो ज़रूरी बात है। तो चरक सूत्र 1 में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर 53 आचार्य हैं। बात करें अगर चरक सूत्र 12 की, 12, तो वहाँ पर 8 ऋषि हैं। चरक सूत्र 25 में 9 ऋषि हैं, इसको लिख लेंगे आप। चरक सूत्र 25 में 9 ऋषि हैं। चरक सूत्र 26 में 10 ऋषि हैं। चरक सिद्धि 11 में 7 ऋषि हैं। फिर से सुन लेंगे, सूत्र 1 53, सूत्र 12 8, सूत्र 25 और 26 क्रमशः 9 और 10, और सिद्धि स्थान 11 में 7 ऋषि। इसको याद रखना है तो आप 12, 25 और 26 देखोगे क्रमशः 8 9 10, यानी बढ़कर हैं 8 9 10। इसके बाद 11 में 7 ऋषि हैं, सिद्धि 11 में। तो आप 7 8 9 10 एक साथ याद रख सकते हो कि सिद्धि 11 में 7 ऋषि हैं। उसके बाद चरक सूत्र 12, 25, 26 में क्रमशः 8 9 और 10। अगर बात करें चरक सूत्र 1 की, वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऋषि हैं जो हैं 53। दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं रोकना चाहूँगा, क्योंकि कल थोड़ा सा पैटर्न में चेंज करना चाहता हूँ। ये फर्स्ट वीडियो थी, मेरा मेन मकसद था कि आज ये वीडियो बना दूँ और अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ कि कल से हम इसे सही से कंटिन्यू कर पाएँ। तो कल मैं मिलूँगा आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और जो मैंने पढ़ाया इसको याद करने की कोशिश करें। टारगेट होगा 3 महीने में सब कुछ फिनिश करना है। थैंक यू।